Hello dear students, you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg, and in this video you are going to learn about the topic of experiments to prove DNA as genetic material. And in this video you will learn about all the experiments like Griffith experiment, Hershey and Chase experiment, Avery, McCarthy and MacLeod's transforming principle. Today, we know that DNA is not actually repetitive and can carry large amount of information. As discussed further, the article on discovery of DNA structure. तो मतलब क्या हुआ कि आज हम जानते हैं कि जो DNA है वो एक्चुअली रेपिटेटिव स्ट्रक्चर नहीं है एंड बट वो बहुत लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन कैरी कर सकता है. ओके. But how did scientists first come to realize that boring DNA might actually be the genetic material? मतलब कैसे वो जाने कि ये DNA जो है वो जेनेटिक मटेरियल है. ओके. तो इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए जो कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने किए, तो उसके बारे में इस वीडियो में आप जानने वाले हैं. Our modern understanding of DNA's role in heredity has led to a variety of practical applications including forensic analysis, paternity testing and genetic screening. क्या मतलब हुआ कि जैसे ही हम डीएनए के रोल को अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो उसी के कारण इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पॉसिबल हुई है, जैसे कि फोरेंसिक एनालिसिस में डीएनए का यूज़ होता है, पैटर्निटी टेस्टिंग मतलब बच्चे का बायोलॉजिकल फादर कौन है, और साथ ही जेनेटिक स्क्रीनिंग मतलब जीन्स के डिसऑर्डर्स को पता लगाने के लिए हम डीएनए का यूज़ करते हैं. ड्यू टू दिस वाइड रेंजिंग यूजेस टुडे मैनी पीपल हैव एट लीस्ट अ बेसिक अवेयरनेस ऑफ डीएनए. ओके. मतलब सबके पास जो बेसिक जानकारी है डीएनए की वो अवेलेबल है. क्लियर. अब हम बात करेंगे प्रोटीन वर्सेस डीएनए. द वर्क ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल शो दैट traits were not inherited directly but rather were specified by the genes passed on from parents to offspring. मतलब जो ग्रेगर जॉन मेंडल का एक्सपेरिमेंट्स हुए जेनेटिक्स के ऊपर, ठीक है, तो उन्होंने ये तो श्योर कर दिया कि जो ट्रेड्स वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास होते हैं वो जीन्स की फॉर्म में पास होते हैं. मीन्स के जो जीन है दे आर हेरिडिटरी यूनिट्स. Okay. So the work of scientists of 20th century including Theodore Boveri, Walter Sutton and Thomas Hunt Morgan established that Mendel's heritable factors were most likely carried on chromosomes. तो मतलब जितने भी मैंने ये साइंटिस्ट के नेम आपको बताए हैं, इन्होंने ये इस्टेब्लिश किया फैक्ट को कि जो मेंडल ने जीन्स के बारे में, जिसको मेंडल ने फैक्टर बोला था बेसिकली, वो जो एक्चुअल में जीन थे एंड दे आर कैरिड ऑन क्रोमोसोम्स. ठीक है. तो ह्यूमन के अंदर जैसे एग्जांपल 46 क्रोमोसोम है तो ऑलमोस्ट 30,000 जीन्स होते हैं एंड ऑल जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स इन लीनियर फैशन. Scientists first thought that proteins which are found in chromosomes along with DNA would turn out to be the sought after genetic material. मतलब साइंटिस्ट का पहला बिलीव ये था, उनका बिलीव था कि जो प्रोटीन्स डीएनए के साथ एसोसिएटेड होती हैं वही प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होंगी. प्रोटीन्स वर नोन टू हैव डाइवर्स अमाइनो एसिड सीक्वेंस. प्रोटीन्स में बहुत सारे अमाइनो एसिड की सीक्वेंसेस होती हैं पॉलीपेप्टाइड की फॉर्म में. ओके. दो अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, और जो सीक्वेंस बनती है इलोंगेटेड मतलब लंबी सीक्वेंस बनती है उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड. While DNA was thought to be a boring, repetitive polymer due in part to an incorrect model of its structure and composition. मतलब डीएनए के बारे में ये बिलीफ बनाया गया था कि जो डीएनए वो सिर्फ बोरिंग एक रेपिटेटिव पॉलीमर है बट वो इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैरी नहीं कर सकता. ठीक है. इट वाज द अर्लियर बिलीफ ऑफ द साइंटिस्ट. अब हम बात करेंगे फ्रेडरिक ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट की. इन 1928 ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट मतलब बैक्टीरिया की स्टडी करने वाला साइंटिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफ्थ कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया विच कॉजेज निमोनिया इन माइस.
ठीक है, और माइस को यूज किया एज ए एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म। ग्रिफ्थ was not trying to identify the genetic material but rather trying to develop a vaccine against pneumonia। मतलब जो एक्चुअल मोटो था ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट का, वो ये फाइंड करना नहीं था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है, बट उसका एक्चुअल मोटो था टू डेवलप अ वैक्सीन अगेंस्ट द डिजीज निमोनिया विच इज इन्फेक्शियस डिजीज। इन हिज एक्सपेरिमेंट ग्रिफ्थ यूज्ड टू रिलेटेड स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया नोन एज आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन का मीनिंग क्या होता है? व्हेन ग्रोन इन द पेट्री डिश द आर बैक्टीरिया फॉर्म्ड कॉलोनीज। तो यहाँ पे आर का मीनिंग है रफ, ओके, और द क्लम्प्स ऑफ रिलेटेड बैक्टीरिया दैट हैड वेल डिफाइंड एजेस एंड रफ अपीयरेंस। तो रफ अपीयरेंस होने के कारण इसको नेम दिया गया आर स्ट्रेन। द आर बैक्टीरिया वर नॉन वीरुलेंट। नॉन वीरुलेंट मीन्स ये निमोनिया कॉज नहीं करते थे, मीनिंग दैट दे डिड नॉट कॉज सिकनेस, मीन्स निमोनिया उन्होंने नहीं किया। व्हेन इंजेक्टेड इनटू माउस, तो माउस के अंदर जब आर स्ट्रेन को डाला गया, मतलब आर स्ट्रेन के साथ माउस को इन्फेक्ट किया गया, तो उसमें डिजीज डेवलप नहीं हुई, मतलब निमोनिया नहीं हुआ। अब बात करेंगे एस स्ट्रेन की। एस बैक्टीरिया फॉर्म्ड कॉलोनीज दैट वर राउंडेड एंड स्मूथ। तो स्मूथ होने के कारण इसको नेम दिया गया एस स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस। The smooth appearance was due to polysaccharide or sugar-based coating produced by the bacteria. This coat protected the bacteria from mouse immune system. तो माउस का जो immune system है उसका इफेक्ट एस स्ट्रेन के ऊपर नहीं हुआ। तो एस स्ट्रेन जो थी इट वॉज वीरुलेंट, मतलब एस स्ट्रेन ने जब माउस को इन्फेक्ट किया तो माउस के अंदर निमोनिया जो डिजीज है उसका डेवलपमेंट हुआ और माउस की डेथ हो गई, मींस माउस डाइट, ओके। एज पार्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स ग्रिफ्थ ट्राइड इंजेक्टिंग माइस विद हीट किल्ड एस बैक्टीरिया। अब उसने अपने एक्सपेरिमेंट का ऑलरेडी जो पैटर्न बनाया था तो उसके अकॉर्डिंगली अब क्या किया कि एस स्ट्रेन को किल किया हीट के साथ, ओके। That is S bacteria that had been heated to high temperature causing the cell to die। तो जब हीट किल्ड S स्ट्रेन के साथ माउस को इन्फेक्ट किया गया तो अनसरप्राइजिंगली द हीट किल्ड S बैक्टीरिया डिड नॉट कॉज डिजीज इन द माइस, क्योंकि हम उसको किल कर चुके हैं तो उसने निमोनिया डेवलप नहीं किया। द एक्सपेरिमेंट टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न हाउएवर व्हेन हार्मलेस आर बैक्टीरिया, क्योंकि आर मैंने आपको बता दी पहले से नॉन वीरुलेंट था, मतलब डिजीज नहीं करता था, ओके। तो जब इसको कंबाइन किया गया विद हार्मलेस हीट किल्ड एस बैक्टीरिया के साथ और दोनों को कलेक्टिवली जब इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर, तो उसके बाद माइस के अंदर निमोनिया डेवलप हुआ और माइस की डेथ हो गई, ठीक है। बट व्हेन ग्रिफ्थ टुक अ ब्लड सैंपल फ्रॉम द डेड माउस ही ऑल्सो फाउंड दैट इट कंटेन लिविंग एस बैक्टीरिया। अब इस स्टेप में किया क्या था कि नॉन वीरुलेंट आर को हार्मलेस मतलब हीट किल्ड एस के साथ कंबाइन करके डाला गया था माइस के अंदर, बट माइस के सैंपल में क्या मिला? लिविंग एस बैक्टीरिया मिला, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एस स्ट्रेन थी हीट किल्ड करने के बाद भी उसके अंदर कोई ना कोई सब्सटेंस ऐसा बचा था जिसने आर को लिविंग बना दिया और लिविंग ट्रांसफॉर्म कर दिया, मतलब आर को एस में कन्वर्ट कर दिया और आर जब एस में कन्वर्ट होगी तो उसने निमोनिया को डेवलप कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। तो इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो हुए। तो पहले में आर स्ट्रेन डाला, माउस लिव्स मतलब उसको कोई इफेक्ट नहीं हुआ। फिर एस डाला तो माउस डाइज मतलब उसको निमोनिया डेवलप हो गया, डेथ हो गई। तीसरे स्टेप में क्या किया हमने? हीट किल्ड एस डाला, तो हीट किल्ड होने के कारण इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और माउस जो थी मतलब वो लिविंग रह गई, ठीक है। और जब फोर्थ स्टेप में रफ को मतलब आर स्ट्रेन को हीट किल्ड एस के साथ कंबाइन करके डाला गया तो अगेन माउस के अंदर निमोनिया डेवलप हुआ और उसकी डेथ हो गई। सो दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट बाय ग्रिफ्थ, ओके। अब हम बात करेंगे रफ स्ट्रेन जो नॉन पैथोजेनिक है। व्हेन दिस स्ट्रेन इज इंजेक्टेड इनटू माउस द माउस लिव्स। ये मतलब अभी सभी स्टेप्स के बारे में दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको कि जब आर स्ट्रेन को डाला गया तो वो नॉन पैथोजेनिक थी, मतलब वो बीमारी कॉज नहीं करती थी।
ठीक है, जब स्मूथ को डाला गया, व्हेन दिस स्ट्रेन इज इंजेक्टेड इनटू माउस द माउस गेट निमोनिया। ओके, तीसरे स्टेप में क्या किया हमने, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन को जब डाला तो अगेन माउस लिव्स, क्योंकि हम उसको हीट किल कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, रफ स्ट्रेन एंड हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन व्हेन दीज टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर इंजेक्टेड, मतलब दोनों को कलेक्टिवली इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर, द माउस गेट निमोनिया एंड डाइज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आर स्ट्रेन थी उसको हीट किल्ड एस स्ट्रेन के अंदर किसी सबस्टांस ने आर को एस में कन्वर्ट कर दिया। ओके, ट्रांसफॉर्म कर दिया, नॉन वीरुलेंट से वीरुलेंट कर दिया। ओके, नेक्स्ट आता है एवरी, मैकार्टी एंड मैकलियोड आइडेंटिफाइंग द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। In 1944, three Canadian and American researchers, Oswald Avery, Maclean McCarthy, and Colin MacLeod, set out to identify Griffith transforming principle. तो इन्होंने क्या किया, टू डू सो दे बिगेन विद अ लार्ज कल्चर ऑफ हीट किल्ड एस सेल्स। उसका कल्चर तैयार किया, एस मतलब स्मूथ सेल्स का, स्ट्रेप्टोकोकस के, एंड through a long series of biochemical steps determined by careful experimentation progressively purified the transforming principle by washing away, separating out or enzymatically destroying the other cellular components। मतलब जो एक्चुअल में सब्सटेंस ट्रांसफॉर्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट में, उसको प्यूरिफाइड फॉर्म में निकालने के लिए बाकी जितने भी कंपोनेंट थे उनको एंजाइम के साथ डिस्ट्रॉय किया। ओके, और उस सब्सटेंस को प्यूरिफाइड फॉर्म में आइसोलेट किया जो रिस्पॉन्सिबल था ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। बाय दिस मेथड दे वर एबल टू ऑब्टेन स्मॉल अमाउंट ऑफ हाईली प्यूरिफाइड ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल विच दे कुड देन एनालाइज थ्रू द अदर टेस्ट टू डिटरमाइन इट्स आइडेंटिटी। मतलब फर्दर टेस्टिंग के थ्रू ये पता लगाया कि एक्चुअल में वो सब्सटेंस क्या था जिसने आर स्ट्रेन को मतलब नॉन वीरुलेंट को एस स्ट्रेन में मतलब वीरुलेंट में कन्वर्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया। सेवरल लाइंस ऑफ एविडेंस सुजेस्ट टू एवरी एंड हिज कोलीग्स दैट द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल माइट बी डीएनए। तो जितने भी उन्होंने ऑब्जर्वेशंस की थ्रू द एक्सपेरिमेंटेशन, तो ये पता लगाया कि ये डीएनए हो सकता है, जिसके कारण जो नॉन वीरुलेंट फॉर्म थी वो ट्रांसफॉर्म होकर वीरुलेंट में कन्वर्ट हो गई। द प्यूरिफाइड सब्सटेंस गेव अ नेगेटिव रिजल्ट इन द केमिकल टेस्ट नोन टू डिटेक्ट प्रोटीन्स। मतलब प्रोटीन डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट किया गया तो उसके लिए इस सब्सटेंस का टेस्ट नेगेटिव आया, बट स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिजल्ट इन द केमिकल टेस्ट नोन टू डिटेक्ट डीएनए। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जो ये सब्सटेंस था जिसने ट्रांसफॉर्मेशन किया, इट वॉज डीएनए। The elemental composition of the purified transforming principle closely resemble DNA। जब कंपोजिशन को स्टडी किया गया तो वो भी डीएनए के साथ रिजेंबल करती थी। ठीक है, इन इट्स रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, क्योंकि डीएनए का जो पार्ट होता है वो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस होता है। नाइट्रोजन बेस होते हैं ATGC और साथ में फॉस्फोरस एंड राइबोस डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। प्रोटीन and RNA degrading enzymes had little effect on the transforming principle। मतलब जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जिसको हमने अभी माना कि वो डीएनए था, तो उसके ऊपर प्रोटीन और आरएनए को डिग्रेड करने वाले एंजाइम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, बट एंजाइम्स एबल टू डिग्रेड डीएनए एलिमिनेटेड द ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी। मतलब जो एंजाइम डीएनए को डिग्रेड करते हैं उसका इफेक्ट उसके ऊपर पड़ा। तो यहाँ से और भी श्योरिटी होगी कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए ही था जिसने आर को एस में ट्रांसफॉर्म किया। ओके, दीज रिजल्ट्स ऑल पॉइंटेड टू डीएनए एज लाइकली ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। However, Avery was cautious in the interpreting his results. He realized that it was still possible that some contaminating substance present in the small amount, not DNA, was the actual transforming principle। मतलब एवरी को अभी भी कोई डाउट था कि उसके अंदर और भी कंटेमिनेशन हो सकती है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस पॉसिबिलिटी
डिबेट ओवर डीएनए's रोल कॉन्टिन्यूड अंटिल 1952। मतलब डीएनए एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है, तो उसके ऊपर डिबेट चलता गया अप टू 1952 व्हेन अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस यूज अ डिफरेंट अप्रोच टू कंक्लूसिवली आइडेंटिफाई डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। तो अब हम बात करेंगे हर्शे चेस ने क्या किया एक्सपेरिमेंट में। इन देयर नाउ लीजेंडरी एक्सपेरिमेंट्स हर्शे एंड चेस स्टडीड बैक्टीरियोफेज। जब बैक्टीरिया को वायरल इन्फेक्शन हो तो उसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, ओके। और वायरस दैट अटैक बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। द फेज दैट यूज्ड वर सिंपल particles composed of protein and DNA with the outer structure made of protein and inner core structure consist of the DNA. Hershey and Chase knew that the phase attached to the surface of host bacterial cell and injected some substance either DNA or protein into the host. Okay? मतलब जो फेज है ये होस्ट बैक्टीरिया के साथ कॉन्टैक्ट होएगा और उसके अंदर इंजेक्ट करेगा डीएनए या प्रोटीन को। दिस सब्सटेंस गेव इंस्ट्रक्शन दैट कॉज द होस्ट बैक्टीरियम टू स्टार्ट मेकिंग लॉट एंड लॉट्स ऑफ फेजेस। इन अदर वर्ड्स इट वाज द फेजेस जेनेटिक मटेरियल। मतलब जो फेज का जेनेटिक मटेरियल होगा उसकी कॉपीज बैक्टीरिया के अंदर बनेगी जिसको इन्फेक्ट किया जाएगा। बिफोर द एक्सपेरिमेंट हर्शे थॉट दैट जेनेटिक मटेरियल वुड प्रूव टू बी अ डीएनए। ठीक है, तो इसने ये प्रूव करना था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। टू एस्टैब्लिश वेदर द फेज इंजेक्टेड डीएनए और प्रोटीन इनटू होस्ट बैक्टीरिया हर्शे एंड चेस प्रिपेयर्ड टू डिफरेंट बैचेस ऑफ द फेजेस। दो अलग अलग बैच तैयार किए बैक्टीरियो फेज के। इन ईच बैच द फेजेस वर प्रोड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ओके, विच वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द मैक्रोमोलिक्यूल्स डीएनए एंड प्रोटीन। मतलब डीएनए एक में डीएनए को रेडियो एक्टिव किया, दूसरे में प्रोटीन को रेडियो एक्टिव किया, ओके। तो डीएनए में फॉस्फोरस को रेडियो एक्टिव किया, प्रोटीन में सल्फर को रेडियो एक्टिव किया। सो वन सैंपल वाज प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर 35, अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ सल्फर। सल्फर इज फाउंड इन मैनी प्रोटीन्स एंड एब्सेंट इन द डीएनए। सो ओनली फेज प्रोटीन वर रेडियो एक्टिवली लेबल्ड बाय दिस ट्रीटमेंट, ओके। क्योंकि सल्फर सिर्फ प्रोटीन में होता है, डीएनए में नहीं होता, तो इस फेज में इस बैच में सिर्फ सल्फर को ही रेडियो एक्टिव किया गया। अदर सैंपल वॉज प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ P32 दैट इज फॉस्फोरस। रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ द फॉस्फोरस होता है ये P32। फॉस्फोरस इज फाउंड इन द डीएनए बट नॉट इन द प्रोटीन, सो ओनली फेज डीएनए वर रेडियो एक्टिवली लेबल्ड बाय दिस ट्रीटमेंट। तो इस सैंपल में सिर्फ फॉस्फोरस को मतलब डीएनए को रेडियो एक्टिव किया गया। ईच बैच ऑफ द फेजेस वॉज यूज्ड टू इन्फेक्ट अ डिफरेंट कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। मतलब दोनों बैच से दो डिफरेंट बैक्टीरियल कल्चर को इन्फेक्ट किया गया। आफ्टर इन्फेक्शन हैड टेकन प्लेस ईच कल्चर वॉज वर्ल्ड इन ब्लेंडर। मिक्स कर दिया गया ब्लेंडर के अंदर दोनों कल्चर को, रिमूविंग एनी रिमेनिंग फेस एंड फेस पार्ट फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरिया के आउटर पार्ट से किसी भी फेस को रिमूव किया गया, जब उसके पार्ट्स को भी रिमूव किया गया। फाइनली द कल्चर वर सेंट्रीफ्यूज्ड और spun at high speed to separate the bacteria from the phases debris. Centrifugation causes heavier material such as bacteria to move to the bottom of the tube and form a lump called pellet. Okay, तो सेंट्रीफ्यूगेशन के कारण जो बैक्टीरिया थे वो बॉटम पे चले गए, वहाँ पे एक मास डेवलप हो गया बैक्टीरिया का, तो उसको नाम दिया गया पैलेट। एंड द लाइटर मटेरियल सच एज द मीडियम ब्रॉथ यूज टू ग्रो द कल्चर, जिसके थ्रू कल्चर को ग्रो किया गया, अलॉन्ग विद फेजेस एंड फेस पार्ट रिमेन नियर द टॉप ऑफ द ट्यूब, मतलब सरफेस के ऊपर रहते हैं ये, एंड फॉर्म अ लिक्विड लेयर कॉल्ड सुपर नेटेंट। ओके, तो बॉटम को बोल दिया पैलेट और सरफेस को बोल दिया सुपर नेटेंट। तो इस इमेज में आप देख पा रहे हैं स्टेप्स जो कि हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट में फॉलो किए गए। तो पहले स्टेप में दो बैच तैयार किए गए, एक में फॉस्फोरस को रेडियो एक्टिव किया गया, दूसरे में सल्फर को। ओके, फिर दोनों को दो डिफरेंट बैक्टीरियल कल्चर में सेकंड स्टेप में इन्फेक्ट किया गया, मतलब इंजेक्ट किया गया। थर्ड स्टेप में
ब्लेंड किया गया, मतलब मिक्स किया गया दोनों को। और फोर्थ में रेडियो एक्टिविटी को मेज़र किया गया कि वो फॉस्फोरस में है या सल्फर वाले सैंपल में है। वन बैच ऑफ द फेस वॉज लेबल्ड विद S35 which is incorporated into the protein coat. Another batch was labeled with P32 which is incorporated into the DNA. Okay. तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आया? रेडियो एक्टिविटी वॉज मेजर्ड इन द पैलेट एंड द लिक्विड फॉर ईच एक्सपेरिमेंट. P32 was found to in the pellet inside the bacteria while S35 was found in the supernatant. तो जो रेडियो एक्टिविटी मेज़र की गई वो P32 में पाएगी, तो ये प्रूव करता है कि DNA ही है जेनेटिक मटेरियल. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट्स to prove DNA as genetic material. Thanks for watching.